सुबह की पहली किरण अभी आंगन में उतरी ही थी कि आरव के दिन की शुरुआत हो गई। वक्त ने उसे कच्ची उम्र में ही घर का मुखिया बना दिया था। माता पिता के जाने के बाद उसके पास विरासत में सिर्फ 2 गाय, सावरी और चंदा, और 2 मासूम भाई बहन, मीरा और छोटू बचे थे। आरव सावरी की रस्सी खोलते हुए उससे बतियाने लगता है। वह कहता है, सावरी, आज ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, कल तू बहुत थक गई थी। तभी छोटी बहन मीरा बाहर आती है और भाई की थकान देखकर चिंतित हो जाती है। छोटू भी नींद भरी आंखों से बाहर आता है और मजाक में कहता है कि भैया की गायों वाली पंचायत शुरू हो गई। आरव मुस्कुराता है और कहता है कि ये बेजुबान ही उसके मन की शांति का जरिया है। वह दूध की बाल्टी उठाता है ताकि गांव में समय पर दूध पहुंचा सके। जब आरव सावरी और चंदा को लेकर चराने निकलता है तो रास्ते में उसे उसके पुराने दोस्त राघव, मोहन और जीतू मिलते हैं। वे शहर में काम करते हैं और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वे आरव का मजाक उड़ाते हैं। अरे आरव, कब तक इन गायों के पीछे गोबर उठाता रहेगा? हमारे साथ शहर चल, कुछ बड़ा सोच। आरव की नजरें जमीन पर झुक जाती है, पर वह दृढ़ता से जवाब देता है, भाई, काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेरी जिम्मेदारी मेरे भाई बहन है, उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। उसके दोस्तों की बातें उसे चुभती तो है, पर उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए एक शांत जिद है। वह बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। दोपहर के समय जब आरव घर पर नहीं था, गांव का लालची सेठ रामलाल उसके घर धमक पड़ता है। मीरा और छोटू दोपहर के समय जब आरव घर पर नहीं था, गांव का लालची सेठ रामलाल उसके घर धमक पड़ता है। मीरा और छोटू अकेले थे। सेठ चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है आरव? महीनों से उसने कर्ज नहीं चुकाया है। क्या यह घर और गाय बेचकर मेरा पैसा देगा? मीरा डरते डरते उसे बैठने को कहती है, पर सेठ और भी उग्र हो जाता है। वह धमकी देता है कि अगर अगली बार आया और पैसे नहीं मिले तो वह घर का सामान और सावरी चंदा को उठा कर ले जाएगा। सेठ के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर जाता है। मीरा और छोटू की मासूम आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। शाम को जब आरव वापस लौटता है तो वह देखता है कि मीरा और छोटू गुमसुम बैठे हैं। पूछने पर वे सेठ रामलाल के आने और उसकी धमकियों के बारे में बताते हैं। आरव का खून खौल उठता है, पर वह संयम रखता है। वह कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई सावरी और चंदा को हाथ नहीं लगा सकता। वह तुरंत सेठ के पास जाने का फैसला करता है। मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर आरव जानता है कि अब चुप रहना ठीक नहीं। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर सेठ की हवेली की ओर निकल पड़ता है। सेठ रामलाल अपनी हवेली में बड़े घमंड से बैठा था। आरव को देखते ही वह तंज कसता है। आ गया कर्जदार, क्या पैसे लाया है या फिर वही पुरानी कहानी? आरव शांत स्वर में विनती करता है, सेठ जी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। सेठ का चेहरा सख्त हो जाता है और वह अंतिम अल्टीमेटम देता है, सिर्फ 1 महीना। अगर 1 महीने में मेरा एक तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। आरव सिर झुकाकर वहाँ से निकलता है, पर उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा है कि इतने पैसे 1 महीने में कैसे आएंगे। उस रात आरव को नींद नहीं आती। लालटेन की धीमी रोशनी में वह अपनी मजबूरियों का हिसाब लगा रहा होता है। तभी मीरा उसके पास आती है और कहती है, भावया, मैं भी किसी के घर काम कर लेती हूँ, कुछ तो हाथ बंटाऊंगी। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, नहीं मीरा, जब तक तेरे भाई के हाथ पैर चल रहे हैं, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आरव की आवाज में वो पत्थर जैसी मजबूती थी जो किसी भी तूफान से टकराने को तैयार थी। रामगढ़ में एक बहुत बड़ा ठग रघुनाथ रहता था, जो कुछ समय से बीमार चल रहा था और उसी के कारण उसके घर में खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। इस कारण उसकी पत्नी कावेरी बोलती है, सुनो जी, कितने दिन हो गए काम धंधा सब बंद पड़ा है। अब घर के पैसे खत्म होने को आए हैं। मैं इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करूंगी? पिछले कई दिनों से जैसे तैसे कम पैसों में घर चला रही हूँ। अब मुझसे नहीं होता। अब बहुत संगीत है, इतने कम पैसों में अब गुजारा नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूं कावेरी? मेरी तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही। नहीं तो मैं अब तक तो ना जाने कितने बड़े बड़े हाथ मार चुका होता। हाँ बस करो, पता है कितने बड़े ठग हो, इसीलिए तो चारपाई पर पड़े हो। दिमाग नाम की चीज संगीत तो है ही नहीं। उस दिन तुम्हें इतना बड़ा सांड नजर नहीं आया जो उससे टकरा गए। तुम्हारी यह जो मेंढक जैसी आंखें हैं, ये क्या तब क्या फूट गई थी जो इतना बड़ा संगीत सांड नहीं दिखाई दिया? उसने उस दिन तुम्हें ऐसा पटका कि आज तक उठ नहीं पाए।
अपने आप को तो बहुत बड़ा चोर कहते हो। अरे भागते समय जरा आगे तो देख लेते। संगीत, वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन बच निकले, वरना तुम्हारा तो उसी दिन राम नाम सत्य हो जाता। और कितने दिन सुनाओगी कावेरी? तुम्हारी रोज की बकबक सुनकर मेरी तबीयत और खराब हो जाती। संगीत है, तुम्हारा नाम कावेरी है, लेकिन तुम्हारे रहते इस घर में जरा भी शांति नहीं रहती। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम रखा था। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मुझे तुम्हें सुनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है, तुम काम ही ऐसे करते हो। संगीत, यह सब तुम्हारी गलती है, उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। मैं कहती हूँ इतने कम पैसों में गांव गुजारा में 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन गंगा का पति कुछ महीनों से बीमार था, इसलिए वह रोज छोटी बहन तारा के घर काम करने जाती थी। तारा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत ही सुंदर लालची थी। सुबह के समय गंगा जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके अपनी छोटी बहन तारा के घर की तरफ निकलती है। गंगा दीदी, आज भी तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा बेटा रात भर रोता रहा बुखार के कारण, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और फिर कमरे झाड़पच 2 घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन माया देना, और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गंगा जल्दी जल्दी काम पर लग जाती है। सबसे पहले तारा के आंगन में झाड़ू पोछा करते हुए धीरे धीरे घर का एक एक कोना साफ कर देती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर तारा आराम से बैठकर अब फोन चलाती है। अच्छा, तुमने सारा काम कर दिया। अब यह गेहूं रखे हुए हैं, इसमें से अच्छे अच्छे गेहूं चुनकर साफ कर दो और टूटे फूटे गेहूं और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही पकता है, समझी? और फिर जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना देना। गंगा गेहूं साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वह अपने मन में सोच ही रही होती है कि तारा ने कहा था कि वह पैसे तो नहीं देगी, पर रोज काम के बदले बदले अनाज दे देगी। गंगा सोच रही थी कि इस खाने में से कुछ खाना उसे भी मिलेगा। तारा, जैसे तुमने कहा था, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए कंकर वाले गेहूं अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारा काम निपटाने के बाद गंगा घर से जाने लगती है। तारा उसे रोकती है। रुको दीदी, मेरे घर में यह टूटे फूटे गेहूं हैं। यह ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। ही ले जाओ, तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। तारा टूटा फूटा कंकर वाला थोड़ा सा अनाज गंगा को थमा देती है। गंगा ने बिना कुछ कहे अनाज लिया और घर की तरफ चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह गेहूं ही उसके लिए कीमती है। गंगा घर जाकर उन्हीं गेहूं को साफ करके आटा पीसकर